अगर आपने इन टिप्स एंड ट्रिक्स में से अगर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने डेली लाइफ में ऐड कर लिया तो विदाउट एनी मच प्रिपरेशन आप ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग फूड आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। आई कैन से आपके हर मील में आप ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस वजह से डायबिटिक पेशेंट में बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का इशू पाया जाता है एंड वहाँ पर प्रेजेंट जो लिक्विड होता है वो क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड विजन के इश्यूज डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसको कंज्यूम कर सकते हैं आफ्टर द मील एज द चूरन एंड वो स्प्राउटेड फेनुग्रीक को ऐड कर सकते हैं आपके कोई भी सैलेड में। डायबिटीज अ डिजीज और द डिसऑर्डर। अगर मेरे से कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि डायबिटीज जो है वो एक तरीके का डिसऑर्डर है या डिजीज है, तो मेरा आंसर यही रहता है कि डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज। अगर वो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं तो वो एक तरीके का डिसऑर्डर कंसीडर किया जा सकता है। बट इफ इन केस शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं रहती है तो वो अलग तरीके के डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से डायबिटीज जो है डिजीज कैटेगरी में आ जाता है। And if the person is suffering from the diabetes with a controlled sugar level, he or she can live the very good desired life. तो इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगी कि डायबिटीज जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज ओनली 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम टाइप 1 डायबिटीज लेस देन 40 इयर्स के एज ग्रुप में पाया जाता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज जो मोर देन 90% ऑफ टोटल पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उसमें जो इंसुलिन प्रोडक्शन यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके रखता है वो नहीं होता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है या तो वो उतने लेवल का नहीं प्रोड्यूस होता है जितना रिक्वायर्ड होता है, या फिर वो प्रोड्यूस होता है बट उसका जो फंक्शन है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इसे मैं शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। जब भी कभी आप कुछ खाते हो यानी कि जब भी कभी आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हो तो आपके स्टमक में जाके ब्रेक डाउन होता है इन द ग्लूकोज में एंड वो जो ग्लूकोज है वो पास होता है आपके ब्लड स्ट्रीम में यानी कि आपके ब्लड में। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन यानी कि इंसुलिन हार्मोन होता है जो हेल्प करता है ग्लूकोज को पास होने के लिए इन द ब्लड स्ट्रीम। अगर मैं आपको इजी तरीके से बताऊं तो जो इंसुलिन है वो एक तरीके का की है ऑफ द डोर जो ओपन करता है डोर को एंड अलाउ करता है ग्लूकोज टू पास इनटू द सेल्स एंड देन सेल्स उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं फॉर द एनर्जी पर्पस एंड फॉर परफॉर्मिंग द डे टू डे एक्टिविटी। ये जो इंसुलिन है ये प्रोड्यूस होता है बाय द पैनक्रियास। ये एक बहुत छोटी सी ग्लैंड है जो लोकेटेड होती है जस्ट बीनीथ द स्टमक। तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है पैनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है एंड अलाउ करता है ग्लूकोज को टू पास इनटू द सेल्स फॉर देयर फंक्शनिंग। तो ये जो कंडीशन है ये नॉर्मल कंडीशन यानी कि नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में ये कंडीशन होती है, जबकि डायबिटिक कंडीशन में इंसुलिन प्रोडक्शन जो होता है वो एकदम से कम हो जाता है या फिर प्रोड्यूस होकर भी जो उसका प्रॉपर फंक्शन है उसको नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज जो है वो एक्युमुलेट होता रहता है और सेल्स में पास नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज हो जाता है। ये तो बहुत शॉर्ट एंड इजी वे में आपको पता चल गया है कि इंसुलिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो अब टाइम है ये जानने का कि क्या सिम्टम्स होते हैं इन द डायबिटिक कंडीशन में। द फर्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। वाई? बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर जो ग्लूकोज है वो आपके सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है एंड वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्युमुलेट हो जाता है, देन जो किडनी है वो अपने रोल को स्टार्ट करती है परफॉर्म करना, क्योंकि जब नॉर्मल तरीके से ग्लूकोज नहीं ख़त्म हो रहा है आपके ब्लड से तो किडनी यहाँ पे फिल्टर करने का काम करती है ग्लूकोज को थ्रू द यूरिन। तो इस वजह से डायबिटिक पेशेंट में बहुत फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का इशू पाया जाता है
एंड अगर यूरिनेशन बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली थर्स्ट लेवल जो होगा वो भी राइज होगा। तो ये दोनों कॉमन सिम्टम्स डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत अर्ली स्टेज पे दिखने लगते हैं। देन द सेकेंड वन इज द थ्रश और द जेनाइटल इचिंग। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किडनी जो है वो फिल्टर आउट करती है ग्लूकोज को थ्रू द यूरिन। तो यूरिन में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर जो बैक्टीरियाज हैं वो हार्बर करें और बैक्टीरिया के एक्युमुलेट होने से या फिर बैक्टीरिया के प्रोडक्शन की वजह से जेनिटल इचिंग का इशू देखा जाता है इन द डायबिटिक पेशेंट्स। द थर्ड वन इज द डिलेड हीलिंग। जैसा कि मैंने बताया कि जो ग्लूकोज है जब प्रॉपरली सेल्स में ट्रांसफर नहीं होता है फ्रॉम द ब्लड, तब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है एंड सेल के पास बहुत कम लेवल का ग्लूकोज होता है, बहुत कम लेवल की एनर्जी होती है। तो जब भी कभी कोई हिट होता है या फिर किसी तरीके का वुंड होता है, जो उसका हीलिंग मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से डिलेड हीलिंग के इश्यूज देखने को मिलते हैं। द फोर्थ वन इज द ब्लड विजन। जी हाँ, जो ग्लूकोज का बिल्डअप होता है वो आपके लेंस एरिया ऑफ द आई में एक्युमुलेट होने लगता है एंड वहाँ पर प्रेजेंट जो लिक्विड होता है वो क्लाउडी हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड विजन के इश्यूज डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। देन कम्स द अनएक्सप्लेन वेट लॉस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ग्लूकोज है वो सेल्स के पास नहीं ट्रांसफर हो पाता है एंड ब्लड के अंदर ही एक्युमुलेट होकर रह जाता है। तो जो सेल्स होते हैं बॉडी के वो थ्राइव करने लगते हैं फॉर द एनर्जी एंड जब एनर्जी नहीं मिलती है देन वो एक मैसेज सेंड करते हैं लीवर को टू रिलीज द स्टोर्ड फैट एंड जो भी स्टोर्ड फैट लीवर में एक्युमुलेट होता है देन वो पास आउट होता है टू द सेल्स फॉर द एनर्जी पर्पस। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में काफी बार देखा जाता है अनएक्सप्लेन वेट लॉस का इशू। देन कम्स द टिंगलिंग एंड द नमनेस इन द एक्सट्रीमिटीज। जी हाँ, पैरों की उंगलियों, हाथ की उंगलियों या फिर लोअर लिम्ब के एरियाज में बहुत ज़्यादा टिंगलिंग एंड नमनेस का इशू पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर बहुत हाई मात्रा में होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो फर्दर नैरो कर देता है आर्टरीज को एंड उसकी वजह से जिस लेवल का ब्लड फ्लो होना चाहिए थ्रू द आर्टरीज वो नहीं हो पाता है एंड इन लास्ट वेरी पुअर सर्कुलेशन हो पाता है ब्लड का इन ऑल दीज एरियाज, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट कंप्लेन करते हैं टिंगलिंग एंड द नमनेस इन द एक्सट्रीमिटीज। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। अब मैं कवर करने वाली हूँ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द डाइट। किस तरीके से हमें डाइट लेनी चाहिए जिससे हम घर पर डायबिटीज लेवल को बहुत अच्छे लेवल तक कंट्रोल कर पाएं। सबसे पहले डायबिटीज़ पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है कि उनको कोई भी मील एकदम हाई पोर्शन में यानी बल्क में कोई भी ईटिंग नहीं करनी है। जितना हो सके 2 आवर्स के इंटरवल्स में उनको फूड का या फिर मील का इंटेक करना है। सबसे पहले जब भी वो अपना मील स्टार्ट करते हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कि वो हेल्दी प्लेट मेथड को फॉलो करें। अब हेल्दी प्लेट मेथड क्या है, इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसे आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं एंड उस वीडियो का जो लिंक है मैंने अपने प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर आप हेल्दी प्लेट मेथड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो अगर आपके सामने एक प्लेट है तो आपको उस प्लेट को हाफ पार्ट में डिवाइड करना है एंड जो आपका हाफ पार्ट होगा ऑफ द थाली और द प्लेट वो फुल होना चाहिए विद द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आपकी आधी प्लेट जो है वो भरी होनी चाहिए एंड जो अगेन हाफ ऑफ द प्लेट है उसको अगेन आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड उसका जो 1 पोर्शन है उसको आपको फिल करना है विद द प्रोटीन एंड अदर हाफ जो है उसको आपको फिल करना है कार्बोहाइड्रेट्स से। कार्बोहाइड्रेट्स में आप कोई भी आपके पसंद का कार्बोहाइड्रेट यानी कि आप चपाती राइस भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिए कि पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन द डायबिटीज पेशेंट में। अगर मैं एडिशन में बात करूँ तो आप कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यानी चपाती एंड राइस को रिप्लेस कर सकते हैं मिलेट के साथ। बट ध्यान दीजिए अगर आप मिलेट को अपने डाइट में ऐड कर रहे हैं तो जब भी आप मिलेट को बाय करने जाएं तो उसको अनपॉलिश्ड फॉर्म में ही बाय करें।
एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग मिलेट आपने एक तरीके का पॉलिश्ड मिलेट को बाय किया है और आप उसे रिप्लेस कर रहे हैं विद द राइस एंड चपाती, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इस तरीके का पॉलिश्ड मिलेट होता है वो एकदम सेम होता है राइस और चपाती के। तो अगर आप मिलेट खा रहे हैं तो अनपॉलिश्ड मिलेट ही खाएं जिस तरीके का हमारे एंसेस्टर्स खाते थे। साथ में इन एडिशन आप 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क या फिर कर्ड को भी ऐड कर सकते हैं आपके मील के साथ, जो अगेन प्रोटीन एंड कैल्शियम प्रोवाइड करेगा। अगेन डायबिटीज पेशेंट को फोकस करना है वॉकिंग मिनिमम ऑफ 35 to 45 मिनट्स पर डे। साथ में उनको जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहना है, अच्छी स्लीप लेनी है, योगा एंड मेडिटेशन को फॉलो करना है एंड साथ में रेगुलर ग्लूकोज लेवल का जो चेक है वो भी करवाते रहना है। एंड अब टाइम है कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को बताने का। अगर आपने इन टिप्स एंड ट्रिक्स में से अगर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स को अपने डेली लाइफ में ऐड कर लिया तो आप सिग्निफिकेंट लेवल का डिफरेंस देख पाएंगे आपके डायबिटीज के लेवल में, जिससे आप बहुत आसानी से विदाउट एनी मच प्रिपरेशन आप ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग फूड आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। आई कैन से आपके हर मील में आप ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए मैं ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि करेला, हम सबको ही पता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को करेला खाना चाहिए, बट बहुत बार उसकी कड़वाहट की वजह से बहुत लोग करेले को खाना नहीं चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि करेले को आप किस तरीके से आसानी से खा सकते हैं और वो आपको कड़वाहट वाला फील भी नहीं प्रोवाइड करेगा। तो चलिए बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज, जो करेला होता है उसको आपको ओवरनाइट सॉल्ट के पानी में या फिर विनेगर के वाटर में उसे भिगा के रखना है एंड अर्ली मॉर्निंग आप उसे खा सकते हैं। अब कैसे खा सकते हैं? सबसे पहले जो आपका ओवरनाइट भिगाया हुआ करेला है आप उसको वेरी थिन स्लाइसेस में कट कर लीजिए एंड वो जो वेरी थिन स्लाइसेस होगी उसको आप ऐड कर सकते हैं आपके सैलेड में। एंड अगर पॉसिबल है तो आप करेले का अचार यानी कि करेले का पिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अगर आप करेले का पिकल आपकी मील के साथ कंज्यूम करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर मील आप खा रहे हैं उसके टोटल ग्लाइसेमिक इंडेक्स को रिड्यूस कर देगा। तो अगर करेला आप खा रहे हैं तो जो ग्लूकोज लेवल है आपके मील का वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। बट ध्यान दीजिए जो आपका पिकल हो वो बहुत ज़्यादा ऑयल फॉर्म में ना हो। देन द थर्ड वन इज, अगर आप पिकल या फिर ओवरनाइट भिगाया हुआ करेला नहीं खाना चाहते हैं तो जो ओवरनाइट भिगाया हुआ करेला है उसको मॉर्निंग में उसके वाटर को आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये भी हेल्प करेगा इन लोअरिंग द ग्लूकोज लेवल। एंड अगर आप करेले का पानी या फिर करेले के जूस को ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं तो जो करेला होता है उसको आप सनलाइट में ड्राई करने के बाद अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर फॉर्म बना लीजिए एंड उसको कंज्यूम कर सकते हैं आफ्टर द मील एज द चूरन। ऐसा करने से अगर आपने वो चूरन खाया है तो उससे पहले की जो मील ली है उसका जो टोटल ग्लाइसेमिक इंडेक्स है यानी कि उसका जो टोटल ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा अगर आप इस चूरन का इंटेक करते हैं आफ्टर द मील। तब आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ये सब में से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आजकल फार्मेसी में या मेडिकल स्टोर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ करेला कैप्सूल्स एंड करेले का लिक्विड अवेलेबल है, आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिए अगर आप किसी भी तरीके के सप्लीमेंट को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके न्यूट्रिशनिस्ट या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह जरूर लें। एंड द सेकेंड वन इज द जामुन। जी हाँ, आप सबको पता ही होगा कि जामुन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इन द डायबिटिक पेशेंट्स में। बट अब ये क्वेश्चन आता है जामुन तो हमेशा अवेलेबल रहता नहीं है, उसका थ्रू आउट द ईयर कैसे कंज्यूम करा जाए। तो अब मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आप एंटायर ईयर जामुन को आसानी से कंज्यूम कर सकेंगे। अगर सीजन का है तो आप जामुन को एज अ फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, बट अगर जामुन का सीजन नहीं है तो जो जामुन के सीड्स हैं वो आप सीजन के टाइम पर प्रिजर्व करके उसे रख सकते हैं एंड जब भी आप उसे खाना चाहें तो जो जामुन के सीड्स होते हैं आप उसको पैन में हल्के से सौते कर लीजिए और तब तक करिए जब तक कि वो क्रिस्प ना हो जाए।
एंड उसके ऊपर आपके पसंद के हर्ब्स एंड स्पाइसेस को स्प्रिंकल कर सकते हैं ऑन द जामुन सीड्स एंड कंज्यूम कर सकते हैं एज अ स्नैक। एंड अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जो ये क्रिस्पी फॉर्म होगा जामुन सीड्स का, आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं ग्राइंडर में एंड उसका पाउडर बना सकते हैं। एंड ये जो पाउडर है आप इसे यूज़ कर सकते हैं वाइल मेकिंग द करी या फिर आपके सैलेड में और द सूप्स में। जामुन सीड्स जो होते हैं उसका आप एक हर्बल टी भी बना सकते हैं। जो ये जामुन के सीड्स होते हैं आपको वाटर के अंदर उसे स्टीप करना है एंड उसके बाद अगर आप वो वाटर को कंज्यूम करते हैं विद योर फेवरेट स्पाइसेस तो वो भी हेल्प करेगा इन लॉरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। और अगर आप सबसे आसान तरीका देख रहे हैं तो जो जामुन के सीड्स हैं आप इसको ओवरनाइट भिगा के रख दीजिए एंड मॉर्निंग में कंज्यूम करिए एम्प्टी स्टमक, अगेन वो भी हेल्प करेगा। लास्ट में अगेन मैं आपको बताऊंगी कि जामुन के कैप्सूल्स एंड लिक्विड्स दोनों तरीके से अवेलेबल है आपके हेल्थ केयर शॉप में, आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। देन द थर्ड वन इज द पम्पकिन। पम्पकिन को किस तरीके से खाया जा सकता है? सबसे पहले तो जो पम्पकिन है आप उसे एज अ सब्जी भी खा सकते हैं एंड अगर आप पम्पकिन को सब्जी के रूप में नहीं बट एज अ स्नैक खाना चाहते हैं तो जो पम्पकिन है उसे आप छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिए एंड हल्के से सौते करेंगे ऑलिव ऑयल के अंदर एंड उसके ऊपर अपने पसंद के हर्ब्स एंड स्पाइसेस जिसमें जिंजर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, सिनेमन, ब्लैक पेपर, कोई भी आपके पसंद का हर्ब एंड स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हैं और उसे एंजॉय कर सकते हैं एज अ स्नैक। लास्ट में सबसे ईजिएस्ट फॉर्म में अगर आप पम्पकिन को कंज्यूम करना चाहते हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि आपको पम्पकिन सीड डेली बेसिस पे डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए। और अगर आप इसे आसान तरीके से कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप आपके हर मील के बाद पम्पकिन सीड को कंज्यूम कर सकते हैं एज अ मुखवास, जो फर्दर लोअर डाउन करेगी आपके मील के टोटल ग्लाइसेमिक इंडेक्स को। देन द फोर्थ वन इज द फेनुग्रीक। जी हाँ, फेनुग्रीक को खाने के भी बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि बहुत बार लोग कंप्लेन करते हैं कि जो फेनुग्रीक यानी कि जो मेथी होती है वो टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं होती है कि आप उसे डायरेक्ट खा सकें। तो मैं अब आपको बहुत छोटे से इजी से ट्रिक्स बताऊंगी जिसे फॉलो करके आप डेली बेसिस में मेथी का इंटेक कर सकते हैं। कैसे? तो जो फेनुग्रीक के सीड्स होते हैं आप उसको स्प्राउट फॉर्म में बना सकते हैं एंड वो स्प्राउटेड फेनुग्रीक को ऐड कर सकते हैं आपके कोई भी सैलेड में या फिर आप नॉर्मली स्प्राउटेड दाल के जो बाउल को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें भी फेनुग्रीक के सीड्स को स्प्रिंकल कर सकते हैं जो एक फ्लेवर तो ऐड करेगा साथ साथ आपको एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करेगा। और अगर आप बिल्कुल भी फेनुग्रीक का फ्लेवर नहीं चाहते हैं तो अगेन आप फेनुग्रीक के सीड्स को ग्राइंड कर लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए एंड वो पाउडर को आप स्प्रिंकल कर सकते हैं आपकी करीज में, सूप में, सैलेड में, किसी भी चीज़ में आप उसे स्प्रिंकल कर सकते हैं और एक इनडायरेक्ट तरीके से फेनुग्रीक को अपने हर एक मील में ऐड कर सकते हैं। एंड इफ़ इन केस आप फेनुग्रीक के टेस्ट से ओके हैं तो मैं एडवाइस करूंगी कि आपको फेनुग्रीक सीड्स को ओवरनाइट भिगा के रखना है एंड अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक उसके वाटर को कंज्यूम करना है जो हेल्प करेगा इन लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। या फिर आप चाहें तो आप फेनुग्रीक सीड्स का हर्बल टी भी बना सकते हैं। आपको फेनुग्रीक सीड्स को बॉईल करना है वाटर में एंड उसके अंदर अपने पसंद के स्पाइसेस डालने हैं जिसमें आप दालचीनी, जिंजर पाउडर या फिर कोई भी आपका फेवरेट स्पाइस को ऐड करके इंजॉय कर सकते हैं एक हेल्दी हर्बल टी। साथ में मैं अगर बताऊंगी कि अगर आपको मेथी के पत्ते बहुत पसंद हैं तो आप डायरेक्टली मेथी के पत्तों या फिर फेनुग्रीक लीव्स को भी डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी डायरेक्टली हेल्प करेगा इन लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगेन इन लास्ट मैं आपको बताऊंगी कि फेनुग्रीक के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है बोथ इन कैप्सूल एंड द लिक्विड फॉर्म, अगर आप चाहें तो आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। देन कम्स द आंवला। जी हाँ, आंवला एक ऐसी चीज़ है जो मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है जिसमें से एक है कि ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी कंसीडर की जाती है। तो जो आंवला है उसे आप बहुत आसानी से अपनी हर एक मील में ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आंवला की आप चटनी बना सकते हैं, आप चाहें तो आंवला का पिकल बना सकते हैं एंड इस तरीके की चटनी एंड पिकल को आप एंजॉय कर सकते हैं आपके पराठे या फिर सैंडविचेस के साथ भी।
अगेन आप आंवला का जूस का कंज्यूम कर सकते हैं एंड अगर आप फ्रेश फॉर्म में आंवला का जूस बना रहे हैं तो उसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए आप एप्पल को भी ऐड कर सकते हैं एंड यस डेफिनेटली आपके फेवरेट स्पाइसेस एंड हर्ब्स को भी आप ऐड कर सकते हैं और आप आंवला को एज अ हर्बल टी भी कंज्यूम कर सकते हैं। लास्ट में अगर आप ये सारे ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन नहीं चाहते हैं तो अगेन आप उसके सप्लीमेंट्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट ध्यान दीजिए अगर आप कोई भी सप्लीमेंट को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह जरूर लें। देन इन द लास्ट कम्स द चिया सीड्स। जी हाँ, चिया सीड्स के मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आप जब भी चिया सीड्स को कंज्यूम करते हैं तो वो आपके स्टमक में एंटर करने के बाद एक तरीके का जेल लाइक कंसिस्टेंसी बना लेता है एंड ये जो जेल बनता है ये बनता है बिकॉज ऑफ द सॉल्युबल फाइबर से। तो ये जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट को सराउंड कर लेते हैं जिससे वो स्लो डाउन कर देते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इनटू द ग्लूकोज, जिसकी वजह से इमीडिएट ग्लूकोज का स्पाइक नहीं होता है एंड साथ ही साथ जो एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का इन ब्लड वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो एडवाइस किया जाता है कि आपकी मील के बाद आप चिया सीड्स का कंजप्शन डेफिनेटली करें। अगर आप चाहते हैं तो चिया सीड्स को एज अ मुखवास भी आप खा सकते हैं आफ्टर द मील, बट एडवाइस किया जाता है कि जितना हो सके चिया सीड्स को वाटर में सोक करके खाया जाए ताकि वो बहुत आसान तरीके से जेल लाइक स्ट्रक्चर बना सके आपके स्टमक पे एंड रिड्यूस कर सके ग्लूकोज के स्पाइक को। इस तरीके से मैंने आपको बहुत छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिससे आप आपके हर एक मील में इजीली ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको ऐड करने से जो मील का टोटल ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बताने के बाद मैं इतना तो श्योर हूँ कि इन आइटम्स में से कोई आइटम्स तो आप आपके मील में डेफिनेटली ऐड करेंगे ऑन द डेली बेसिस एंड देन जब आप नेक्स्ट बार आपकी डायबिटीज़ की रिपोर्ट कराएंगे फास्टिंग या फिर आपकी HB1AC तो आप सिग्निफिकेंट लेवल का डिफरेंस देख पाएंगे, क्योंकि आप सबको ही पता है कि डायबिटीज़ कंडीशन में कौन से फूड्स खाने चाहिए एंड कौन से फूड्स नहीं खाने चाहिए। बट बहुत बार ऐसा होता है लैक ऑफ प्रिपरेशन या फिर अवेलेबिलिटी नहीं होती है ऐसे फूड आइटम्स की, जिसकी वजह से हम स्किप कर देते हैं इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स जो डायबिटिक कंडीशन में डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल का स्पाइक ना हो। तो ये आसान ट्रिक्स को आप डेफिनेटली यूटिलाइज करें आपकी डे टू डे लाइफ में। और आखिरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है एंड ये वीडियो देखने के बाद आपने माइंड में एक बार तो ये सोचा है कि ठीक है ये जो ट्रिक एंड टिप है ये मैं डेफिनेटली एंड बहुत आसानी से ऐड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपने डेली लाइफ में, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।